हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपसे स्वागत करता हूँ सफल ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी को बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का 3rd चैप्टर परिवहन, जो कि इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से जाइलम, फ्लोएम, रक्त और हृदय के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पहला आपका क्वेश्चन है परिवहन की परिभाषा लिखिए। तो आपको बताना होगा समस्त उपयोगी पदार्थों को उन मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वह शरीर के बाहर निकाल दिया जाए, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है परिवहन किसे कहते हैं। तो आपका है जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या हस्तांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। उसके बाद है पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है। विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद हम लोग से पूछा गया है संवहन, जो कि संवहन किसे कहते हैं, संवहन उत्तक किसे कहते हैं। तो आपको बताना होगा जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट उत्तक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन उत्तक कहा जाता है। उसके बाद पौधों में परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। परिवहन की क्रिया जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो कि होता है। उसके बाद पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या है नहीं है, तो यहाँ जाइलम के बारे में बताया गया है। तो जाइलम जल संवाहक भी कहलाता है। जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तथा बेलनाकार होती है। जाइलम उत्तक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है। इसकी कोशिका मृत्यु होती है। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है। तो इसमें एक दिशीय ऊपर की ओर कि परिवहन संचलन होता है। उसके बाद है फ्लोएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लोएम क्या है नहीं है, तो फ्लोएम संवाहक बंडल का दूसरा जटिल उत्तक है। इसे संवाहक उत्तक भी बोल सकते हैं। ये भोजन का संवहन करता है। इसमें चालनी नलिकाएं पाई जाती है। इसकी कोशिका जीवित होती है। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधे के सभी अंगों में करता है। उसके बाद है फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर द्विदिशीय होता है। पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पौधे में पदार्थों के परिवहन की मुख्य दो क्रिया विधि है। एक स्थानांतरण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद हम लोग से पूछा गया है खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना होगा पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। उसके बाद है वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं।
पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद है पदार्थों के परिवहन में वाष्पोत्सर्जन तथा मूल दाब मुख्य भूमिका निभाते हैं। वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब दोनों के फलस्वरूप एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों में से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जंतुओं में परिवहन। यहाँ है जंतुओं में परिवहन। इसमें देखेंगे उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों मिलकर रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं के अलावा लसिका तंत्र भी पाया जाता है। उसके बाद है रक्त के बारे में जानकारी। तो रक्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह गाढ़ा और क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 4 से 6 लीटर रक्त होता है। औसतन एक वयस्क मनुष्य में 5-5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। किसी व्यक्ति की वजन का 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 500 ml या आधा लीटर 1.2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण जो है होता है। हीमोग्लोबिन में लो Fe धातु पाई जाती है। विटामिन के रक्त बिंबाणुओं और प्रोटीन फाइब्रिनोजिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। उसके बाद है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। उसके बाद इधर देखते हैं हम लोग। उसके बाद रक्त किस से मिलकर बना होता है? रक्त में 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक ठोस भाग जिसको प्लाज्मा कहते हैं। उसके बाद तरल भाग जिसको रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं जो कहते हैं। तो रक्त कणिकाओं को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है RBC, इसको रेड ब्लड सेल। उसके बाद WBC वाइट ब्लड सेल। उसके बाद प्लेटलेट, तीसरा जो भाग उसको प्लेटलेट कहा जाता है। उसके बाद प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिसमें प्रमुख हैं फाइब्रिनोजिन, प्रोनोबिन तथा हिपैरिन। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। उसके बाद है रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और तब प्लाज्मा का विशेष भाग सीरम कहलाता है। अर्थात
फाइब्रिनोजी रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। उसके बाद ठोस भाग रक्त कोशिकाएं। आयतन के हिसाब से रक्त कोशिकाएं कुल रक्त के करीब 45% भाग हैं। आप जाने हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे। लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड सेल। इसको जो है इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। इसकी संख्या हमारे रक्त में 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं की से संयोजन की होती है। उसके बाद है इसके इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में श्वसन गैसों का वहन करती है। हीमोग्लोबिन श्वसन के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि है बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन का ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में हो जाता है। यह ऑक्सीजन विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड तथा हीमोग्लोबिन जो कि बनाता है। फेफड़ों द्वारा इस कार्बनिक डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद हम WBC के बारे में पढ़ेंगे। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये अनियमित आकार की न्यूक्लिक युक्त कोशिकाएं हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं जिसके कारण ये रंगहीन होती है। इसकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। इसका जीवन काल लगभग 12 से 20 दिनों के बीच होता है। हमारे रक्त में आरबीसी और WBC का अनुपात 600:1 है। उसके बाद है रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। रक्त पटिकाणु यह विमाणुओं या थर्मोसाइट भी कहलाते हैं। यह रक्त के थक्के बनने में सहायक होते हैं। उसके बाद है रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र। इसमें ब्लड के बहने के लिए खास नसें यानी वहाँ वाहिनियाँ नहीं होती हैं। ऐसे ही ब्लड पूरे शरीर में बहता है बिना किसी नस के, जैसे तेलचिट्टा, कीट इत्यादि। जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसे काटने पर ब्लड तेजी से नहीं बहता है। बंद परिसंचरण इसमें ब्लड के बहने के लिए एक निश्चित रास्ता यानी नसें होती हैं। उसके बाद देखते हैं जैसे मनुष्य और अन्य जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जिस जीव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसे काटने पर ब्लड तेजी से बहता है। मिश्रित परिसंचरण कुछ ऐसे जीव हैं
जिसमें खुला एवं बंद दोनों प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है। इसे ही मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। जैसे मछली के शरीर वाले भाग में खुला और पूंछ वाले भाग में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद है रक्त वाहिनियाँ। जंतुओं में दो प्रकार की वाहिनियाँ होती है, एक धमनियाँ, बी शिरा। धमनियाँ यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। इसमें रक्त का दाब 120 mmHg होता है। यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है। उसके बाद है यह सामान्यतः मोटा एवं लाल रंग का होता है। यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन करता है। वह बाद फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी में भी महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी होता है। उसके बाद शिराएं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यह पूरे शरीर से अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय तक पहुंचाता है। इसमें रक्त का दाब 80 mmHg होता है। यह त्वचा के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। यह पतला एवं नीले रंग का होता है। अपवाद फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शिरा में भी महाशिरा, शिरा और छोटी शिरा होती है। उसके बाद थोड़ा समझे कि पूरे शरीर में रक्त कैसे प्रवाह होता है। हृदय से रक्त महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी से होते हुए कोशिका तक जाता है। फिर वापस कोशिका से छोटी शिरा, शिरा और फिर महाशिरा से होते हुए पुनः रक्त हृदय में पहुंच जाता है। उसके बाद हम हृदय के बारे में बात करेंगे। हृदय का नामांकन चित्र जो कि आपको बनाना सीख लेना है, तो आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद है हृदय से संबंधित जानकारी। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है जो रक्त का पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हृदय वरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 वेसम होते हैं जो दायां और बायां अलिंद या ऑरिकिल तथा दायां और बायां निल्य या वेंट्रिकल कहलाते हैं। उसके बाद है दोनों अलिंद अंतरा अलिंद भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दोनों निलय अंतरा निलय भित्ति के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। दायां अलिंद दाएं निलय में दायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र पर एक त्रिदली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं अलिंद से सिर्फ दाएं निलय में जाने देता है। तो हमको लग रहा है जो कि आपका चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो कि हम लोग अगली वीडियो में कराएंगे। इस चैप्टर को ख़त्म होने पर 8वां चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।